पर शेयर। तो ये जो अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड है, पहली बात तो ये सभी पर अप्लाई नहीं होता है। ये हमारे पास कुछ एसएमसीज को और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज में लेवल 2, 3 और 4 को ये माफ है, इन्हें एग्जम्पशन है, यानी इन्हें इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्निंग पर शेयर का यूज जो होता है वो परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, वैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में, कि हम अपने पास देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ शेयर, कि हमारे शेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, हम उसकी वैल्यूएशन में उसका यूज करते हैं। अर्निंग पर शेयर को हम जब निकालते हैं तो अर्निंग पर शेयर के लिए हम अपने पास दो अर्निंग्स को ढूंढते हैं। एक होती है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर हमारे लिए मुख्य रेशियो है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कभी कभी हमको बेसिकली बेसिक में कुछ कमियां होती है, इस वजह से निकालनी पड़ती है। आपका स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर करता है कि हम हमेशा बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड दोनों रेशियोज को विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑन द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज करें, फॉर ईच क्लास डिस्क्लोज करें। आपके पास जितने तरह के शेयर्स हैं उसके लिए डिस्क्लोज करें, और चाहे वो क्यों ना नेगेटिव हो, इवन इफ नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो भी अपने पास उसे डिस्क्लोज करना होता है। ये हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बन जाती है। और फिर आ गई थी बात बेसिक और डाइल्यूटेड की, तो मैंने आपको इसके अंदर कुछ फॉर्मूले बताए थे। इसका फॉर्मूला क्या था? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया तो इसके अंदर बताया वेटेड एवरेज का क्या मतलब है। वेटेड एवरेज का मतलब है जिसके अंदर आप अपने पास टाइम बेस्ड एवरेज करते हो, जिसमें आप वेट किसका लगाते हो? आप वेट लगाते हो टाइम का, महीनों का, दिनों का, आप उसका वेट लगाते हो। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? जो शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब्ड हैं। तो मुझे ये बताओ, जो शेयर फ्यूचर में इशू करने हैं, क्या वो हमारे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर में आते हैं? द आंसर इज नो। आउटस्टैंडिंग चाहिए। हम प्रेफरेंस शेयर देखते हैं कि इक्विटी देखते हैं? ओनली इक्विटी शेयर देखते हैं। तो हम अपनी वेटेड एवरेज में इन बातों का ध्यान रखते हैं। फिर बारी आई कि हम अपने पास अर्निंग एट्रीब्यूटेबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपने पास ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं, जो कि करेक्ट होनी चाहिए, विदाउट एनी एरर होनी चाहिए। इसमें से हम लेस कर देते हैं। हम इसमें से क्या लेस करते हैं? इसमें से इंटरेस्ट, जो आपका एक्चुअल चार्ज है, जितना ब्याज एक्चुअल में लगा है। इसका मतलब अगर डिवेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर आए हैं तो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए इंटरेस्ट आएगा, या बीच में कन्वर्ट हो गए हैं तो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ही इंटरेस्ट आएगा। यहां ढूंढने के बाद जो निकल कर आता है उसे बोलते हैं पीबीटी, जिसके अंदर से हम लेस कर देते हैं टैक्स। तो हमारे पास तब निकल कर आता है पीएटी। पीएटी निकालने के बाद हम इसमें से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड। जब प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं। अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो आपको अपने पास डिविडेंड हमेशा माइनस करना पड़ेगा ही, डिक्लेयर्ड हो या नॉट डिक्लेयर्ड हो, दोनों केस में आपको अपने पास माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो तो आपको उसे तभी घटाना है अगर वो डिक्लेयर्ड है तो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि हमारे पास डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, तथा हम एज्यूम करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव। यानी दीज आर द अजम्पशंस जो हम अपने पास अप्लाई करते हैं। इसके अंदर पुराने जमाने में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी होता था, आजकल वो कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते थे, वो हट चुका है। इसका मतलब हमारे पास इसी को कहा जाता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसी भी तरह के ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर क्वेश्चन कहता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, इज नॉट रेलेवेंट। मजे की बात है, इस मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ने कभी आपको परेशान किया ही नहीं है। अब बारी आती है वेटेड एवरेज को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके दो पार्टीशन किए थे आपके दिमाग में। मैंने आपको एक तो बताया था कि हम फ्रेश इशू को और बायबैक को कैसे डील करते हैं। मैंने इन दो के अलावा आपको बताया था कुछ इश्यूज।
मैंने इनको इश्यूज के अंदर 4 इश्यूज में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर डाली थी। मैंने कहा था हो सकता है पार्टली पेड शेयर्स हो या डिफरेंट फेस वैल्यू के शेयर्स हो, तो ऐसे में कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर मैंने कहा था अगर बोनस शेयर्स आ जाएं तो हम अपने पास कैसे करेंगे। अगर कन्वर्जन हो जाए ड्यूरिंग द पीरियड, कन्वर्जन डिबेंचर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए तो हम तब क्या करेंगे, और राइट शेयर्स का क्या करेंगे। हमने आपसे कहा कि हम अपने पास इस तरह के काम करते हैं। जहां पर बारी आई फ्रेश इश्यू और बायबैक की, तो हमने कहा कि आप अपने पास टाइम बेस्ड एवरेज लेंगे। यहां पर मैंने आपको एक बातें बताई थी, मैंने कहा जब भी फ्रेश इश्यू आता है तो फ्रेश इश्यू को आप कौन सी डेट से देखते हैं, आप डेट व्हेन कंसिडरेशन इज रिसीव्ड या रिसीवेबल, डेट व्हेन कंसिडरेशन इज रिसीव्ड या रिसीवेबल। नालायक एक ने भी आंसर नहीं दिया, व्हेन कंसिडरेशन इज रिसीवेबल। तो हम अपने पास जब रिसीवेबल होता है उसको देखते हैं। केशव ने रिसीव्ड आंसर दिया, नालायक है केशव। तो ये रिसीवेबल वर्ड है एक्चुअल में। हम जिस दिन पैसे हमारे ड्यू हो जाते हैं उसके हिसाब से उसको लेकर चलते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस भी की थी और हमने उनके मुताबिक काम किया था। हालांकि रिसीवेबल और रिसीव्ड वर्ड का यूज सिर्फ थ्योरी के लिए है, रियल क्वेश्चंस में इसका कोई यूज नहीं है। इसके अलावा जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे उसमें आपको खाली बताई जाती थी फ्रेश इश्यू की डेट, आप उसको लेकर चलेंगे। लेकिन अगर थ्योरेटिकली पूछ लिया जाए कि हम कब लेंगे, तो हमने कहा हम उसको लेंगे अपने पास व्हेन द डेट इज रिसीवेबल। बायबैक को हम लोग अपने पास माइनस करते हैं। बायबैक को हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव अमाउंट होता है और नेगेटिव अमाउंट को भी फिर से कौन सी डेट देखते हैं, डेट ऑफ एक्चुअल बायबैक। आप एक्चुअल बायबैक की डेट देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने पास इसका अमाउंट लेते हैं। इसके अलावा हमने अपने पास जब बोनस शेयर कहा था तो बोनस शेयर के लिए हम अपने पास जो लेते थे पीरियड, हम इसमें क्या देखते थे, डेट ऑफ इशू देखते थे या कोई और डेट देखते थे। हमने इसके अंदर कहा था इसमें डेट ऑफ इशू इज नॉट रेलेवेंट, वो रेलेवेंट नहीं है। आप इसको क्या लेते थे, सिंस बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब अगर मान लो सवाल में 2 वर्षों का डाटा है तो क्या दोनों वर्षों के अंदर आपको बोनस को कंसिडर करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। इसका मतलब बोनस के लिए हम हमेशा इस तरह से कंसिडर करते हैं सिंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बोनस आपके पास असल में अर्निंग को अफेक्ट नहीं करता, इसे लेना ही नहीं चाहिए, पर लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आ सके, उनकी बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए इसे लिया जाता है। बोनस शेयर के अंदर आपको अदरवाइज और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो बोनस शेयर से आपको अपने पास बस केवल अपनी अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ती है। जो रेशो आपके पास लास्ट ईयर की होती है, लास्ट ईयर की रेशो जब आप रिवाइज करते हो तो लास्ट ईयर की रिवाइज रेशो को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर या रिकैलकुलेटेड अर्निंग पर शेयर या रीएडजस्टेड या एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर। ये उसके कई नाम हैं। मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम में कोई भी नाम आ जाए तो आप उसका यूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट चूंकि इनमें से कोई भी नाम यूज करता है तो मैंने भी आपको सारे नाम बता दिए। जब आप एक्चुअल में कन्वर्जन देखते हैं तो कौन सी डेट देखते हैं, डेट व्हेन डेट इज सीज्ड या डेट व्हेन इंटरेस्ट इज सीज्ड। इसका मतलब जब ब्याज लगना बंद हो जाता है आप उस डेट से कन्वर्जन को अपने पास कंसीडर क्या करते हैं। तो अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए तो क्या बेसिक अर्निंग पर शेयर में पार्ट ऑफ द ईयर के लिए आएगा। बाई चांस आज हमने 2-4 एग्जांपल भी किए जिसके अंदर हमने ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्जन कराई थी, तो क्या उन कन्वर्जन में हमको उस पार्ट ऑफ द ईयर को लेना पड़ेगा, द आंसर इज यस, उस पार्ट के लिए लेना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल है। इसमें आपकी प्रीवियस ईयर की रेशो का कोई लेना देना नहीं होता, प्रीवियस ईयर रेशो को यहां पर रीस्टेट नहीं करते हो। जहां पर पार्टली पेड शेयर्स आए थे या शेयर्स जिनकी डिफरेंट पेड अप वैल्यूज थी, तो मैंने आपको इसके लिए कहा था बेटा ऐसे सवालों को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप अपने पास कन्वर्ट कर लो शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। आप ₹1 का शेयर पहले बना दो कि भाई अगर ₹1 का शेयर होगा तो कैसा रहेगा। जब आप ₹1 का शेयर बना देंगे तो आपके पास जो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकलेगी वो भी पर रुपी निकलेगी, वो भी पर रुपी निकलेगी। सारा सवाल वैसे ही होगा, पर रुपी निकलेगी।
फिर मैंने आपसे कहा था ऐसे सवालों में फिर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इस रुपए को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आईसीआई के हिसाब से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पेड अप वैल्यू से। और रियल में हमें मैंने कहा था किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? फेस वैल्यू से। बट हम अपने पास अभी इंस्टीट्यूट से झगड़ा नहीं करते, इसलिए हम बोलते हैं जितना जितना पेड अप है। मान लो शेयर, मान लो 3-4 तरह का पेड अप है, कोई 10 रुपए पेड अप है, कोई 20 रुपए पेड अप है, कोई 5 रुपए पेड अप है। तो क्या आपको हर क्लास के लिए अलग अलग पेड अप के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पसेस। बाकी मैंने कहा ये ऐसा होता ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा नहीं करना इंस्टीट्यूट से, इसलिए यही बात आपको फॉलो करनी है। फिर जब बारी आई थी राइट इश्यू के केस में, तो राइट इश्यू के केस में मैंने आपसे कहा था हमको सबसे पहले अपने पास फेयर वैल्यू एक्स राइट देखनी पड़ती है। फेयर वैल्यू एक्स राइट सवाल वाला हमेशा गायब कर देता है, जिसमें आपको क्या देखना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर्स। कब? बिफोर राइट्स। ये बिफोर राइट कितना बिफोर है? राइट से पहले कितना बिफोर है? ये भी कल चर्चा चल रही थी कि भाई कितना बिफोर है। ये इमीडिएट बिफोर है। इसका मतलब बिफोर में ये नहीं कि 1.5 साल पहले का बिफोर बोल दे, इमीडिएट बिफोर, ठीक है ना। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? फेयर वैल्यू। कम राइट। कम राइट का मतलब होता है बिफोर राइट। कम का मतलब यहां पर क्या है? बिफोर। एक्स का मतलब क्या है? आफ्टर। ओके। और फिर इसके अंदर हम प्लस कर देते थे कि जो आपके राइट शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते थे राइट के प्राइस से, और इसको डिवाइड कर देते थे किससे? जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं आफ्टर राइट इशू। राइट इशू के बाद कितने शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास फेयर वैल्यू निकलाती है एक्स राइट्स। फिर मैं अपने पास यहां पेड पार्ट देखता था, पेड पार्ट इन राइट्स। पेड पार्ट देखने के लिए आप अपने पास राइट शेयर्स को मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? कि भाई इसका आपने प्राइस क्या रखा हुआ है, राइट का प्राइस क्या है। इसको डिवाइड किससे करते थे? फेयर वैल्यू एक्स राइट्स। तो आपके पास पेड पार्ट निकल कर आता था। जब मैं पेड पार्ट बोलता था तो इसके लिए आपके लिए डेट क्या होती थी? रेलेवेंट होती थी। इसका मतलब किस डेट को आपने इशू किया है उसके लिए डेट रेलेवेंट है। शिवम ने पूछा अगर मान लो एक्स राइट और कम राइट मेंशन ना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम हमेशा मानेंगे फेयर वैल्यू जो सवाल में दी जाएगी वो कम राइट है और एक्स राइट आपको निकालनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा था बोनस कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोनस के लिए आपको 2 फॉर्मूले बताए थे कि भाई राइट शेयर्स जितने हैं उसमें से पेड पार्ट हटा लो तो उससे भी निकल आता है, या राइट शेयर्स में इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू कर दो, उससे भी आंसर निकल आता है। दोनों में से जोन सा तरीका, हालांकि सिंपल तरीका यही है, राइट शेयर में से पेड पार्ट हटा दो, बोनस अपने आप निकल आया। इसके लिए डेट इज नॉट रेलेवेंट। ये डेट इज नॉट रेलेवेंट, इसका मतलब हमारे लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या इस केस में भी आपको प्रीवियस ईयर की रेशो को रीस्टेट करना पड़ेगा? क्योंकि बोनस आ गया तो पिछले साल की रेशो को यहां भी रीस्टेट करना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन का डाटा होना चाहिए, अगर डाटा नहीं है तो मैं रीस्टेट नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद हम अपने पास बेसिक अर्निंग पर शेयर जैसे एज यूजुअल कैलकुलेट की जाती थी उसी प्रकार से कैलकुलेट करते थे। हमारे पास इसके बाद चर्चा आई थी, वो चर्चा आई थी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पर हमने एक किस्म की वार्निंग देनी है शेयर होल्डर्स को। बेसिक अर्निंग पर शेयर से हमेशा क्या होगी? हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम या इक्वल, यही हमेशा होगी हमारे पास। तो हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब निकालते थे तो डाइल्यूटेड के लिए हम सबसे पहले देखते थे पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होते हैं? पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते हैं जिनके रिसोर्सेज होता है धन, जिनके रिसोर्सेज आ गए हैं, रिसीव कर लिए हैं, बट जिनके शेयर्स आपने कब इशू करने हैं? शेयर्स आपने जिनके फ्यूचर डेट में इशू करने हैं। हमारे पास कौन कौन से पोटेंशियल शेयर हो सकते हैं? हमारे पास हो सकते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हो सकते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जिसका एक भी सवाल हमारे पास नहीं है लेकिन डिबेंचर जैसा ही ट्रीटमेंट इसमें भी हो जाता है। इसमें हो सकते हैं शेयर वारंट। शेयर वारंट के अंदर हमारे पास कोई सिंपल सा है, ये भी हमारा इंस्टीट्यूट कवर नहीं करता, या ये हमारे पास हो सकते हैं ऑप्शन। इन 3 में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऑप्शन में
हम कंसिडरेशन 100% रिसीव नहीं करते, तो हमें इसके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला लगाकर पोटेंशियल इक्विटी शेयर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इनमें ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि इनका धन हम पूरा एक ही बार ले लेते हैं तो ये 100% पोटेंशियल हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन 100% पोटेंशियल नहीं होते, ये पार्शियल पोटेंशियल होते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ पैसा हमने लेना बाकी है। तो जो हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला हमारा इंस्टीट्यूट यूज करता है वो क्या है, ऑप्शन ग्रांटेड माइनस जितनी ऑप्शंस है इनटू एक्सरसाइज का प्राइस क्या था डिवाइडेड बाय जो आपके शेयर की एवरेज फेयर वैल्यू है। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स निकल कर आते हैं। जब भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर निकल कर आते हैं तो आपको अपने पास न्यूमरेटर ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर जिसका नाम था अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में अपने पास कुछ से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बताओ क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसमें आपको अपने पास सेविंग्स एडजस्ट करनी पड़ती है। किसकी सेविंग हो सकती है, इंटरेस्ट की हो सकती है, प्रेफरेंस की, डिविडेंड की हो सकती है। अगर सेविंग्स इन इंटरेस्ट होती है तो इस पर टैक्स इफेक्ट भी आपको साथ में लेना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर टैक्स का भी चक्कर आता है। शेयर वारंट में कोई सेविंग नहीं होती है, ऑप्शन में कोई सेविंग नहीं होती है। डिवाइड जब आप करते हैं तो डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से, ये वही हमने लिखा है जो कौन सा था, बेसिक वाले का था। प्लस हम इसके अंदर क्या जोड़ देते हैं, हम कहते हैं अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर इक्विटी शेयर होते। हम ये क्या हमेशा पूरा साल देखते हैं, जी नहीं, हम किस कहां से कहां देखते हैं भाई, जब जब वो पोटेंशियल शेयर थे वो डॉटेड लाइन देखते हैं भाई कितना टाइम वो पोटेंशियल थे, उतना ही टाइम अगर वो इक्विटी होते तो हम अपने पास उसको कंसिडर करके देखते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे टॉपिक के मुद्दे थे। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने जो हमको क्वेश्चंस पूछे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको जो क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रेश इश्यू और बायबैक, फ्रेश इश्यू और पार्टली पेड के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है 39, क्वेश्चन नंबर 40, 76, 107, 186, 243 और 270। तो यानी इतने सारे सवाल तो इंस्टीट्यूट ने इन दो कॉन्सेप्ट पर पूछे हैं। इसके अलावा राइट इश्यू पर क्वेश्चन पूछे हैं इंस्टीट्यूट ने, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 64, 114, 188, 190, 194, 238, 254। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि इंस्टीट्यूट का फोकस क्या है। इसके अलावा बोनस पर इंस्टीट्यूट ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 41। इसके अलावा ऑप्शंस पर इंस्टीट्यूट ने दो ही सवाल पूछे हैं। ऑप्शन पर कौन कौन से क्वेश्चन है, 44 एंड 106। इसके अलावा जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स पर क्वेश्चन पूछे हैं उसने क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 187, 189, 189 थोड़ा साफ कर दो, 191, 23, 191, 192, 193, 195। इसके अलावा एक जनरल थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है उसने। जनरल थ्योरी में हमारे पास उसने पूछा है कि किसकी डेट क्या होनी चाहिए, जैसे इसकी डेट क्या होनी चाहिए, इसकी डेट क्या होनी चाहिए, तो मैं उसको जनरल थ्योरी बोल देता हूं। जनरल थ्योरी पर जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो है हमारे पास 105 एंड 278, 105 एंड 278। तो आपको अब इससे ये आइडिया लग गया कि इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने पास ज्यादा क्वेश्चन किसके पूछ रहा है। देखो ज्यादा क्वेश्चन राइट के पूछ रहा है आपका इंस्टीट्यूट। अर्निंग पर तो उसने आज तक कोई मुद्दा कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं है, तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि अर्निंग पर ज्यादा चक्कर नहीं डालता। ये जितनी बातें करी, साइलेंट को ये हो, ये अज्यूम करना, प्रेफरेंस है, क्यूमुलेटिव है, इंटरेस्ट को लगाओ, करेक्ट करो, ये सब बातें जर्नलिज्म में ये इंस्टीट्यूट इस पर अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछता। वो आपको एवरेज को निकलवाने पर फोकस करता है, पार्टली पेड पर फोकस करता है, बोनस पर बस एक ही बार सवाल पूछा
पूछा है। कन्वर्जन के बारे में तो बात ही नहीं करता कि ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो, वो कन्वर्जन की बात करता है लेकिन यहां पर करता है, यहां बीच में कन्वर्जन नहीं करता। ये हमने अपने पास मार्जिन के लिए किया है। वो ज्यादा चीजें राइट पर पूछता है। फिर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर भी वो कॉम्प्लेक्स नहीं करता, सिर्फ पूछता है कि इनमें पार्टली पोटेंशियल कैसे ढूंढेंगे। इस पर 2 सवाल है। ज्यादा सवाल उसने सिर्फ डिवेंचर्स के अंदर ही चेक किए हैं आपके, कि डिवेंचर्स कन्वर्टिबल हैं कि नहीं है, उनके हिसाब से पोटेंशियल का क्या होगा। बस यही आपके पूरे चैप्टर की समरी थी, इसमें आपने और कुछ नहीं करना है। मैं इसका